2026 की रात भोपाल के सबसे अमीर इलाकों में से एक कटरा हिल्स के एक घर में 33 साल की एक शादीशुदा महिला की लाश उसके अपने कमरे में पंखे से लटकी हुई मिली। कुछ ही घंटों में ये मामला पूरे भारत के सबसे हाई प्रोफाइल मामलों में से एक बन गया। सबसे पहले मृतका की पहचान तविशा शर्मा के रूप में हुई, जो एक मशहूर मॉडल और पूर्व मिस पुणे रह चुकी थी। उनका परिवार भी काफ़ी प्रतिष्ठित माना जाता था। उनके भाई हर्षद शर्मा भारतीय सेना में मेजर के पद पर कार्यरत थे, जबकि उनकी सास गिरिबाला सिंह एक रिटायर्ड जज थी। तविशा की मौत के तुरंत बाद उनके ससुराल और मायके के बीच गंभीर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए। शादी के बाद के रिश्तों से लेकर दहेज के आरोपों तक, बच्चे के असली पिता की पहचान से जुड़े दावों से लेकर तविशा पर ड्रग्स की लत होने के आरोपों तक, ऐसा शायद ही कोई आरोप था जो इस मामले में चर्चा का विषय ना बना हो। तो क्या यही पूरी कहानी थी? तविशा शर्मा आखिर कौन थी? क्या वह वास्तव में वैसी ही थी जैसा उनका ससुराल दावा कर रहा था कि उन्हें ड्रग्स की लत थी, उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स थे, या फिर उनका ससुराल परिवार किसी बड़े और काले राज को छिपाने की ऐसी बातें फैला रहा था? इन सवालों के जवाबों के लिए हमें कुछ साल पीछे जाना होगा। तविशा शर्मा मूल रूप से नोएडा की रहने वाली थी। वे एक अत्यंत सम्मानित परिवार से थी। होटल मैनेजमेंट का कोर्स पूरा करने के बाद उन्होंने 2018-19 के आसपास मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा। अपनी खूबसूरती और प्रभावशाली व्यक्तित्व के दम पर उन्होंने मिस पुणे का खिताब जीता। मिस पुणे बनने के बाद तविशा कई बड़ी कंपनियों के विज्ञापनों में दिखाई देने लगी। इसके बाद उनके करियर में एक नया मोड़ आया जब उन्हें तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में काम करने का अवसर मिला। तेलुगु फिल्मों में अभिनय करने के अलावा उन्होंने एक हिंदी शॉर्ट फिल्म में भी काम किया। तविशा के पिता का नाम नवनिधि शर्मा और माता का नाम नीलम शर्मा था। उनके छोटे भाई हर्षद शर्मा भारतीय सेना में मेजर के पद पर सेवा दे रहे थे। मीडिया को दिए गए एक इंटरव्यू में मेजर हर्षद शर्मा ने अपनी बहन को याद करते हुए कहा कि तविशा उनके लिए सिर्फ एक छोटी बहन नहीं बल्कि माँ जैसी थी। उन्होंने बताया कि तविशा अक्सर उन्हें बेटा कहकर बुलाया करती थी। साल 2024 में एक ऑनलाइन डेटिंग ऐप के जरिए तविशा की मुलाकात समरत सिंह से हुई। समरत भोपाल के एक बेहद अमीर, प्रभावशाली और उच्च शिक्षित परिवार से संबंध रखते थे। वे बार काउंसिल ऑफ भोपाल के सदस्य थे और पेशे से वकील थे। उनके माता गिरिबाला सिंह एक रिटायर्ड जज रह चुके थे। करीब 1 वर्ष तक रिलेशनशिप में रहने के बाद दिसंबर 2025 में तविशा शर्मा और समरत सिंह ने शादी कर ली। तविशा की मौत की खबर सामने आने के बाद उनके परिवार, विशेष रूप से उनके भाई मेजर हर्षद शर्मा, गहरे सदमे में चले गए। मेजर हर्षद शर्मा ने दावा किया कि जब तविशा की हालत का पता चला तब उनके ससुराल वालों ने तुरंत एम्बुलेंस या डॉक्टर को बुलाने की बजाय प्रभावशाली लोगों को फोन करना शुरू कर दिया। आरोपों के अनुसार तविशा की सास गिरिबाला सिंह ने 40 से अधिक फोन कॉल किए। इन कॉल्स में कथित रूप में कई जज और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल थे। परिवार का ये भी आरोप था कि तविशा की मौत की जानकारी तुरंत उनके मायके वालों को नहीं दी गई। इसके अलावा ये आरोप भी लगाया गया कि पुलिस के घटनास्थल पर पहुंचने से पहले ही गिरिबाला सिंह और तविशा के पति समरत सिंह ने तविशा को पंखे से लटकी हुई स्थिति से नीचे उतारकर बिस्तर पर लिटा दिया था। इसके बाद उन्हें एम्स भोपाल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें ब्रेन घोषित कर दिया। 13 मई को एम्स भोपाल में तविशा का पहला पोस्टमार्टम किया गया। तविशा के परिवार वालों ने आरोप लगाया कि जब उनका पोस्टमार्टम किया जा रहा था तब पोस्टमार्टम रूम के अंदर गिरिबाला सिंह की अपनी बहन थी, जो स्वयं एक डॉक्टर थी, और उनका एक रिश्तेदार भी इसी प्रक्रिया में शामिल बताया गया। आरोप लगाया गया कि इन दोनों की मौजूदगी और हस्तक्षेप की वजह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट में छेड़छाड़ की गई। ये आरोप तविशा के परिवार की ओर से लगाया गया था, जिन्होंने पूरी प्रक्रिया को गैर कानूनी बताया। इस मामले की अगली बेहद अजीब बात ये थी कि तविशा के केस से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी स्थानीय पुलिस को तविशा के ससुराल पक्ष की ओर से नहीं बल्कि तविशा के मायके वाले परिवार और एम्स भोपाल के डॉक्टर्स की तरफ से मिल रही थी।
जब स्थानीय पुलिस अधिकारियों को दोनों परिवारों की प्रभाव और सामाजिक हैसियत के बारे में पता चला तो उन्हें तुरंत एहसास हो गया कि ये एक अत्यंत हाई प्रोफाइल मामला बनने वाला है। इसी कारण भोपाल पुलिस ने तुरंत एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया ताकि मामले की हर पहलू से गहराई और सावधानी पूर्वक जांच की जा सके। लेकिन जांच के शुरुआती चरण में ही पुलिस को ऐसे कई संकेत मिले जिनसे ये शक पैदा हुआ कि अपराध स्थल के साथ जांचकर्ताओं के पहुंचने से पहले ही काफी छेड़छाड़ की जा चुकी थी। पुलिस के लिए सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण सबूत डॉक्टर्स की शुरुआती मेडिकल रिपोर्ट थी। एम्स भोपाल के डॉक्टर्स द्वारा तैयार की गई पहली मेडिकल क्वेरी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से दर्ज था कि जब त्विषा को हॉस्पिटल लाया गया था तब उनके गले पर फंदे या टांकों जैसे निशान मौजूद थे। इसके अलावा उनके शरीर के विभिन्न हिस्सों पर 6 बड़े चोटों के निशान भी पाए गए थे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जो पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई, जिसे त्विषा के माता पिता और भाई ने पूरी तरह गैर कानूनी और संदिग्ध बताया, उसमें इन चोटों का कोई उल्लेख तक नहीं था। यही बात जांच एजेंसियों के लिए एक बड़ा सवाल बन गई। इसके बाद एसआईटी की टीम ने कटरा हिल्स भोपाल स्थित समृत सिंह के घर की विस्तृत जांच शुरू की। घर के अंदर पहुंचते ही जांच अधिकारियों ने समृत सिंह का लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त कर लिया ताकि पूरे मामले की डिजिटल फॉरेंसिक जांच की जा सके। जांच के दौरान एसआईटी को पता चला कि समृत सिंह पहले ही त्विषा के साथ हुई कई महत्वपूर्ण चैट्स को डिलीट कर चुका था। इसके बाद जांच एजेंसियों ने उन डिलीट की गई चैट्स को रिकवर करने का प्रयास शुरू किया ताकि त्विषा और समृत के बीच के रियलिटी वाले जो रिलेशनशिप्स थे और उनके वैवाहिक जीवन की सही तस्वीर सामने लाई जा सके। पुलिस जांच से ये पता चला कि घर के अंदर लगे सभी सीसीटीवी कैमरों और उनकी रिकॉर्डिंग पर पूरा नियंत्रण त्विषा की सास गिरिबाला सिंह के पास था। जांच के दौरान एसआईटी को ऐसे संकेत मिले कि सीसीटीवी के डीवीआर डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर के साथ स्पष्ट रूप से छेड़छाड़ की गई थी। पुलिस का कहना था कि रिकॉर्डिंग क्लिप्स में बदलाव किए गए और बाद में कुछ फुटेज सोशल मीडिया पर लीक भी कर दिए गए। इस वजह से सीसीटीवी रिकॉर्डिंग की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठने लगे। जब जांच अधिकारियों ने गिरिबाला सिंह से इस विषय में पूछताछ की तो उन्होंने अपने बयान में कहा कि त्विषा की मौत वाले दिन कुछ भी सामान्य नहीं हुआ था। उनके अनुसार वह दिन बिल्कुल सामान्य दिनों जैसा ही था और घर में कोई विशेष घटना या तनावपूर्ण स्थिति नहीं थी। इसके बाद घटनाक्रम के अनुसार समृत सिंह और त्विषा शर्मा पहले जिम जाते हैं। जिम से लौटने के बाद दोनों कुछ समय तक घर में साथ बैठकर टीवी देखते हैं। इसके बाद वे अपनी सोसाइटी के अंदर थोड़ी देर टहलने जाते हैं। फिर समृत सिंह अपने कमरे में जाकर सो जाता है। समृत के सो जाने के बाद त्विषा शर्मा अपने माता पिता को फ़ोन करती हैं और उनसे बातचीत करने के बाद अपने कमरे में चली जाती हैं। लेकिन इसी दौरान त्विषा के साथ कुछ गंभीर अनहोनी हो चुकी होती है, जिसकी जानकारी उस समय घर के किसी सदस्य को नहीं होती। सबसे पहले शक त्विषा की मां नीलम शर्मा को होता है। जब काफ़ी देर तक त्विषा उनका फ़ोन नहीं उठाती तो उनकी चिंता बढ़ने लगती है। इसी वजह से रात 10:37 पर नीलम शर्मा त्विषा की सास गिरिबाला सिंह को फ़ोन करके त्विषा के बारे में पूछती हैं। बताया जाता है कि पिछले कई मिनटों से त्विषा फ़ोन लगातार नहीं उठा रही थी और इसी कारण उसके माता पिता चिंतित हो गए थे। आरोपों और उपलब्ध विवरणों के अनुसार त्विषा के कमरे के अंदर जाकर उन्हें मृत अवस्था में देखने वाली पहली व्यक्ति उनकी सास गिरिबाला सिंह ही थी। इसके बाद गिरिबाला सिंह तुरंत अपने बेटे समृत सिंह को जगाती हैं। फिर दोनों मिलकर त्विषा को लटकी हुई अवस्था से नीचे उतारते हैं। इसके साथ ही त्विषा के माता पिता ने ससुराल पक्ष पर कई गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना था कि शादी के समय उन्होंने अपनी क्षमता से बढ़कर दहेज दिया था और शादी पर भी बहुत अधिक खर्च किया था। लेकिन शादी के कुछ समय बाद गिरिबाला सिंह कथित रूप से त्विषा पर और दहेज लाने का दबाव डालने लगती हैं और उन्हें मानसिक रूप से परेशान किया जाने लगा। इन आरोपों के जवाब में गिरिबाला सिंह ने पुलिस को दिए अपने बयान में कहा कि उन्होंने अपने निजी बैंक खाते से त्विषा के खाते में 7 लाख रुपए जमा करवाए थे।
हालांकि बाद में पुलिस जांच में ये तथ्य सामने आने का दावा किया गया कि त्विषा को दिए ये 7 लाख रुपए वास्तव में शादी से पहले के वित्तीय लेन देन से जुड़े थे और इन्हें विवाह के बाद दी गई आर्थिक सहायता के रूप में नहीं देखा जा सकता था। त्विषा की मौत के बाद विवाद और भी बढ़ गया। त्विषा के परिवार का आरोप था कि उनके ससुराल वाले लगातार उनके कैरेक्टर को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी दौरान गिरिबाला सिंह ने विभिन्न लोगों और मीडिया इंटरव्यूज में त्विषा के चरित्र को लेकर कई सनसनीखेज दावे किए। गिरिबाला सिंह के अनुसार उन्हें त्विषा के चरित्र पर इतना अधिक संदेह था कि जब त्विषा पहली बार प्रेग्नेंट हुई तब उन्हें और उनके बेटे समृत सिंह को ये विश्वास नहीं था कि त्विषा के गर्भ में पल रहा बच्चा वास्तव में समृत सिंह का बच्चा है। इसके अतिरिक्त गिरिबाला सिंह ने त्विषा पर गंभीर रूप से नशे की लत होने का आरोप लगाया। दूसरी ओर त्विषा के माता पिता ने इन सभी आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उनका कहना था कि त्विषा एक अत्यंत शिक्षित, समझदार और सफल मॉडल रही हैं। शादी से पहले उन्हें लगातार बड़ी बड़ी कंपनियों के विज्ञापनों और मॉडलिंग प्रोजेक्ट्स के ऑफर मिल रहे थे। परिवार का ये भी दावा था कि शादी के बाद गिरिबाला सिंह और समृत सिंह के दबाव के कारण त्विषा को अपना करियर लगभग पूरी तरह छोड़ना पड़ा और उन्हें केवल एक गृहिणी बनकर रहना पड़ा। उनके अनुसार त्विषा के चरित्र, निजी जीवन और आदतों को लेकर लगाए जा रहे सभी आरोप केवल स्वयं को बचाने और मामले से ध्यान भटकाने की कोशिश थे। जांच के दौरान पुलिस को गिरिबाला सिंह के एक और कथित झूठे बयान पर भी संदेह हुआ। गिरिबाला सिंह ने पुलिस को बताया था कि त्विषा की मौत वाले दिन उनके घर में सब कुछ नॉर्मल और शांत था और कोई भी असामान्य घटना नहीं हुई थी। लेकिन बाद में त्विषा की मां नीलम शर्मा ने पुलिस को वे बातचीत बताई जो उनकी और त्विषा के बीच में मौत से पहले हुई थी। मामले की जांच के दौरान एक महत्वपूर्ण बिंदु वह फोन बातचीत बनी जो कथित तौर पर त्विषा शर्मा की मौत से कुछ समय पहले हुई थी। बताया गया कि उस फोन रिकॉर्डिंग में साफ साफ सुना जा सकता था कि समृत सिंह ऊंची आवाज में बोल रहा था, काफी शोर शराबा कर रहा था और त्विषा के साथ उसका झगड़ा हो रहा था। इसके अलावा पुलिस को 5 मई को त्विषा द्वारा अपनी मां नीलम शर्मा को भेजा गया एक संदेश भी मिला। उस संदेश में त्विषा ने लिखा था, मुझे इस घर के अंदर अब सांस लेना मुश्किल हो रहा है। जांच के दौरान सामने आई इन बातों ने पुलिस और त्विषा के परिवार के मन में ये धारणा और मजबूत कर दी कि त्विषा की मैरिड लाइफ उतनी सुखद नहीं थी जितनी उसके ससुराल पक्ष द्वारा दिखाई जा रही थी। इन तथ्यों के आधार पर ये संकेत मिलने लगे कि समृत सिंह और त्विषा शर्मा के बीच पहले से ही कई गंभीर वैवाहिक समस्याएं चल रही थीं। इसके बाद एक और घटना ने समृत सिंह को पुलिस के संदेह के दायरे में और अधिक ला खड़ा किया। वे घटना थी त्विषा की मौत के तुरंत बाद समृत का गायब हो जाना। आरोपों और जांच से जुड़ी जानकारी के अनुसार त्विषा की मौत के बाद लगभग 10 दिनों तक समृत पुलिस के सामने उपस्थित नहीं हुआ और उससे पूछताछ नहीं हो सकी। आखिरकार बढ़ते पुलिस दबाव के बीच 22 मई को समृत सिंह को जबलपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आत्मसमर्पण करना पड़ा। इस घटनाक्रम ने कई सवाल खड़े किए, क्योंकि यदि कोई पति अपनी पत्नी की मौत में किसी भी प्रकार से शामिल नहीं है और अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करता है, तो फिर पत्नी की मौत के तुरंत बाद वे लगभग 10 दिनों तक पुलिस से दूर क्यों रहेगा? ये सवाल लगातार चर्चा का विषय बना रहा। त्विषा की मौत के बाद ये मामला पूरे भारत में चर्चा का केंद्र बन गया। देश के विभिन्न समाचार चैनलों, डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया पर इस केस को व्यापक कवरेज मिलने लगी। जनता, मीडिया और त्विषा के परिवार की ओर से बढ़ते दबाव के कारण जांच एजेंसियों पर मामले की दोबारा चिकित्सीय जांच कराने का दबाव बढ़ गया। आखिरकार मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की निगरानी में त्विषा का दूसरा पोस्टमार्टम कराने का निर्णय लिया गया। 24 मई को एम्स भोपाल में लगातार 3 घंटे तक दूसरा पोस्टमार्टम किया गया। ये पोस्टमार्टम एक मल्टी इंस्टीट्यूशनल फॉरेंसिक बोर्ड द्वारा किया गया था। इस विशेष मेडिकल बोर्ड में एम्स दिल्ली के वरिष्ठ और प्रमुख पैथोलॉजिस्ट शामिल थे। इसके अतिरिक्त एम्स जम्मू से विशेष रूप से बुलाए गए डॉक्टर दिनेश राव भी इस प्रक्रिया का हिस्सा थे।
जब 24 मई को दूसरे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आई तो वो पहले पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अलग बताई गई। दूसरी रिपोर्ट में त्विषा के शरीर पर मौजूद उन सभी चोटों का विस्तार से उल्लेख किया गया जो उनकी मृत्यु के समय पाई गई थी। यानी जिन चोटों को लेकर पहले पोस्टमार्टम पर सवाल उठाए जा रहे थे, दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनका विस्तृत विवरण दर्ज किया गया। इसके बाद की कहानी दूसरे पोस्टमार्टम की विस्तृत मेडिकल रिजल्ट्स, एसआईटी की आगे की जांच और उन रिजल्ट्स के कानूनी प्रभावों से आगे बढ़ती है। पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर उठे सवालों के बीच दूसरी पोस्टमार्टम में कई ऐसी चोटों का उल्लेख किया गया जिनका पहले की रिपोर्ट में कहीं भी जिक्र नहीं था। रिपोर्ट के अनुसार त्विषा शर्मा के बाएं हाथ पर 4 चोटें पाई गई थी। पैथोलॉजिस्ट ने इन चोटों को डिफेंस वुंड्स बताया। डिफेंस वुंड्स का अर्थ ये होता है कि ऐसी चोटें उस समय लगती हैं जब कोई व्यक्ति किसी हमले से अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। जांच से जुड़े विवरणों के अनुसार ये संभावना व्यक्त की गई कि यदि त्विषा पर हमला हुआ था तो उन्होंने खुद को बचाने के लिए अपना बायां हाथ आगे किया होगा, जिसके कारण ये चोटें आ गईं। इससे अतिरिक्त उनकी एक उंगली पर एक गहरा कट भी पाया गया। पैथोलॉजिस्ट के अनुसार ये कट किसी तेज वस्तु के संपर्क में आने में लग सकता है, लेकिन सबसे गंभीर और महत्वपूर्ण चोट उनके सिर पर पाई गई चोट को माना गया। विशेषज्ञों के अनुसार त्विषा के सिर पर मौजूद चोट ऐसी थी कि या तो उनके सिर पर किसी भारी या कठोर वस्तु से जोरदार वार किया गया था या उनका सिर बहुत ताकत के साथ किसी दीवार या फर्श जैसी कठोर सतह से टकराया था। इस केस की शुरुआत में 15 मई को गिरिबाला सिंह को भोपाल सेशन कोर्ट से अपेक्षाकृत आसानी से जमानत मिल गई थी, लेकिन बाद में जब नए सबूत सामने आए और 24 मई को दूसरे पोस्टमार्टम रिपोर्ट पब्लिक की गई तो मामले ने नया मोड़ ले लिया। 28 मई को भोपाल हाई कोर्ट ने पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया। इसके तुरंत बाद सीबीआई ने कार्रवाई शुरू कर दी। उसी दिन सीबीआई की एक टीम गिरिबाला सिंह और समरथ सिंह के घर पहुंची और मामले की जांच अपने हाथ में ले ली। इसके बाद गिरिबाला सिंह को एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया गया। सीबीआई अधिकारियों ने समरथ सिंह और गिरिबाला सिंह दोनों से त्विषा के शरीर पर पाई गई विभिन्न चोटों के बारे में विस्तार से पूछताछ की। रिपोर्ट के अनुसार जांच एजेंसियों ने उनसे ये जानने की कोशिश की कि त्विषा के शरीर पर मौजूद चोटें कैसे आईं, लेकिन उपलब्ध विवरणों के अनुसार दोनों के पास इन चोटों के संबंध में कोई संतोषजनक जवाब नहीं था। फिलहाल मामले की स्थिति ये बताई गई है कि रिटायर्ड जज और त्विषा की सास गिरिबाला सिंह तथा उनके पति समरथ सिंह सीबीआई की कस्टडी में थे। वहीं दिल्ली स्पेशल क्राइम यूनिट के अधिकारी लगातार उनसे त्विषा की मौत, उसके अंतिम घंटों और उसकी जिंदगी के आखिरी पलों से जुड़े सवाल पूछ रहे थे। दूसरी ओर त्विषा को उनके माता पिता और उनके छोटे भाई हर्षित शर्मा की मौजूदगी में अंतिम विदाई दी गई। वे भाई जिसे त्विषा प्यार से बेटा कहकर बुलाया करती थी। 24 मई को त्विषा का अंतिम संस्कार किया गया और उन्हें अग्नि को समर्पित कर दिया गया। इसके बाद मामला पूरी तरह जांच एजेंसियों के हाथ में चला गया। फिलहाल जांच जारी थी। त्विषा शर्मा के जीवन के अंतिम पलों में वास्तव में क्या हुआ, उनकी मृत्यु किस कारण से हुई और यदि कोई अपराध हुआ तो उसका जिम्मेदार कौन था, ये सभी प्रश्न अभी भी जांच का विषय बने हुए हैं। इस प्रकार त्विषा शर्मा की जिंदगी की तरह ये कहानी भी एक अनसुलझे रहस्य के साथ समाप्त होती है। हालांकि ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि किसी भी व्यक्ति की कानूनी जिम्मेदारी या अपराध सिद्ध होने का अंतिम निर्णय केवल अदालत द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और न्याय प्रक्रिया के आधार पर ही किया जा सकता है। उस समय तक मामले की जांच जारी थी। न्यायिक प्रक्रिया और अंतिम रिजल्ट न्यायिक प्रक्रिया के अधीन थे।